हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसीडरेशन। ठीक है जी। और हमने किया था विदाउट एनी कंसीडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई ट्रांसफरर किसी ट्रांसफरी को किसी कोई एक मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन, वो हमने केस पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं विद कंसीडरेशन किया है, लेकिन ये जो कंसीडरेशन है ना, ये कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ एसेट से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन क्या होता है? जैसे हमारे एसेट्स होते हैं, हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होती है एसेट की, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए या लैंड के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होते हैं, यानी कि वैल्यू सो अडॉप्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अथॉरिटी, कुछ भी कह सकते हो आप, वो डिफाइन करती है। तो इस पर्सन ने किया क्या है? इस पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसी दूसरे पर्सन को, जितना कि गवर्नमेंट ने दाम बताया हुआ है उससे कम दाम पे। ठीक है। तो कैपिटल गेन, मैंने यहाँ क्या लिखा? कैपिटल गेन अराइज इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब पैसे तो मिले हैं ना उसको, पैसा तो मिला है उसको, तो कैपिटल गेन लगेगा। अच्छा जी, अब इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा? नंबर 2, पीरियड ऑफ होल्डिंग परचेज ऑफ डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। अब एक बात बताओ, इस केस में क्या प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता सर, क्योंकि पैसे दे करके चीज बेची जा रही है, पैसे लेकर के। ठीक है। अच्छा जी, तो ये डेट ऑफ परचेज ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। और सर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? परचेज प्राइस और एफएमवी ऑफ 2012 इफ गिवन। यानी कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगर उसने प्रॉपर्टी परचेज की है 2001-2 से पहले और फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है परचेज प्राइस से, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को ले लेते हैं 2012। आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन 50C। हाँ बेटा, एसडीवी तो डेट ऑफ ट्रांसफर पे देखी जाएगी बेटा, जिस दिन हमने बेचा है। अभी क्वेश्चन लिखूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। वो सेल के लिए होती है। ठीक है, 2012 इफ एप्लीकेबल। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम ना क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से ही चीजें समझ में आती हैं। तो आओ ये देखो क्या लिखा है। मिस्टर एक्स परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹9 lakh एज ऑन 1/4/1992 and constructed for ₹2 lakh in the year 98-99. He transferred this house property to Mr. Y as on 1/5/2003. अब हम क्या कहते हैं सर यहां पे? SDV, stamp duty valuation on the same date was ₹40 lakhs. ठीक है। इसका ना ईयर चेंज कर देता हूं मैं, इसका मैं ईयर चेंज करके कर देता हूं 2018। ठीक है बच्चों, 2018 कर दिया मैंने। अच्छा, और उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी थी? 40 लाख से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 90 lakhs कर देते हैं।
ठीक है, बाय वे ऑफ गिफ्ट को काट देंगे, और यहां लिख देंगे फॉर रुपीज नहीं, ठहर जाओ, फॉर रुपीज नहीं, मैं बताऊंगा, खुद बताऊंगा। 9,90,000 का डिफरेंस हुआ ना, मतलब 90 lakhs का 10% 9 लाख होता है, और 9 लाख का अगर डिफरेंस डालता हूं इसके अंदर तो 81 होता है, 81 से कम जाता हूं तो 78 lakhs ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये मैंने क्यों लिया ये भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। 78 lakhs मैंने ये लिख दिया, 78 lakhs में उसने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब ये आगे की जो कहानी है ना, फर्दर हाउस प्रॉपर्टी ये वो ब्ला 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 ब्ला, इसको हम लेते ही नहीं, बस हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है। नीचे सब हमारे को कोई लेना देना ही नहीं। तो इस पूरे को हम यहां से भगा देते हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं जरा नियम कानून बता दूं। अगर कोई पर्सन, पहले पेन छोड़ दो, सारे के सारे पेन छोड़ दो और बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई पर्सन जितनी उसकी एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, गाड़ी की नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, विच इज लैंड और बिल्डिंग। If someone sold any immovable property for value less than stamp duty valuation, यानी कि value so adopted by stamp duty valuation authority, तो हम क्या मानते हैं, आपका अमाउंट अगर कोई कम दामों पे बेचता है ना, तो फिर सेक्शन 50C क्या नाम है एप्लीकेबल हो जाता है, और वो कहता है कि ना सर आपका SDV कम से कम हम सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे। आपने इसको कम दाम में बेचा है, आप अपना लॉस उठा रहे हो, लेकिन हम रेवेन्यू कम होने पे टैक्स का लॉस नहीं उठाना चाहते। तो सबसे पहली बात तो सेल्स कंसीडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। कितना, 90 lakhs। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि हम क्या कहते हैं, अगर आपने अपनी चीज को कम दाम पे बेचा तो हम वो कम दाम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक बात लिख सकता हूं, इन दिस केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन और एक्चुअल सेल्स प्राइस है ना, तुमने खुद ही बोल दिया, विच एवर इज हायर इज सेल्स कंसीडरेशन। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर क्या कोई अपनी प्रॉपर्टी को कम दामों पे भी नहीं बेच सकता? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें अभी लगता है ऐसा कि हम ना लव एंड अफेक्शन में बहुत सारे काम कर देते हैं, लेकिन लव एंड अफेक्शन में वो वाले काम करते हैं जो नेग्लिजिबल अमाउंट होते हैं, लाखों की डील नहीं करते। और अगर किसी के लिए लाखों की डील भी नेग्लिजिबल अमाउंट हो, वो तब भी ऐसा काम नहीं करता। दरअसल पता है बात क्या हो रही थी, ध्यान से सुनना। ये मान्या है ना, ये मेरे पास में आई, ये है, पहले इसकी आइडेंटिटी बता दूं, ये है मेरी बुआ की बेटी, यानी कि मेरी रिलेटिव। देखो दिखते भी है ना हम दोनों एक जैसे, गोलू गोलू से। अरे एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास में आती है, मेरे पास आती है। बेटा लॉ को ना कहानियों के हिसाब से और क्या हुआ था उस तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये कहानी समझ में आ गई ना तो सेक्शन अपने आप दिमाग में रहेगा, प्रोविजंस अपने आप दिमाग में रहेंगी। तो ये ना मेरे पास आती है, कहती है भैया आपके पास में एक लैंड एंड बिल्डिंग है। मैंने कहा हाँ। कहती है आप इसको मुझे बेचोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खरीद लो। कहती कितने की है ये? मैंने कहा 3 करोड़ की है। 3 करोड़ की है। अभी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है हमारा। मैंने कहा 3 करोड़ की है जी। कहती है देखो आप मेरे भाई हो तो मेरी एक फेवर करो। तो मैं एकदम से समझ गया। मैंने कहा देखो मेरे से कंसेशन मत मांगना। कह रही कौन मांग रहा है आपसे कंसेशन? मुझे तो पता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और
रत्ती भर का भी कंसेशन नहीं देने वाले, आप तो दूसरों के जेब से पैसा खींचने वालों में से हो। मैंने कहा हाँ जो भी कुछ कह लो, लेकिन पैसा कम नहीं होगा 1 रुपया भी। कहती है लेकिन हेल्प ये करो कि ना मेरे हाथ में ना 1 करोड़ रुपया है जिसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं दिया हुआ, नोन एज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होती है? जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया हुआ होता। इलीगल एक्टिविटी से कमाई हुई मनी ब्लैक मनी नहीं होती। वो भी नहीं, वो इलीगल इनकम हो सकती है, लेकिन उसको हम ब्लैक मनी नहीं कहते। ब्लैक मनी वो होती है जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं पे किया होता। अगर आपने किसी तरीके से कोई इलीगल इनकम अर्न की है और आपने सच्चे देशभक्त की तरह जाकर के उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, तो अब ये ब्लैक मनी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर रेड नहीं डालेगा। हाँ रॉबरी क्या, आप तो मैं ये कहता हूं, बल्कि मैं आपको एक और ऐसी बात बोलूंगा ना, जो ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही है और आप सुन करके अचंभित होंगे और किसी को जाके बताएंगे, तो भी मैं आपको बता देता हूं। ये सुमित है अपना काले कपड़े वाला, आज जग्गू दादा बन के आया हुआ है ना, ऐसा कुर्ता पजामा डाल करके ब्लैक वाला, जैसे रिकवरी एजेंट होते हैं। ये टेररिस्ट है और मैं एक बड़ा राजनेता हूं। नहीं, मैं राजनेता क्यों बनूं? तो मैंने ना इसको बोला, मैंने कहा सुमित आप शार्प शूटर हो? कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा देश के एक दिग्गज नेता को खत्म करना है, ये लो पकड़ो गन, मतलब गन आपके पास अपनी है, और उसको मार दो और बदले में मैं आपको 7 करोड़ रुपए दूंगा। सुमित गया, किसी क्या नाम है छत से घात लगाई और ठोक दिया, बात खत्म, 7 करोड़ मुझसे ले लिए। अब सुमित जो है वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा इंसान है। कहता देश पहले है बाकी काम बाद में है। तो ये पहुंचा इनकम टैक्स ऑफिस में, कहता सर मेरे को है ना टैक्स पे करना है, मेरे को ना 7 करोड़ की इनकम हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अच्छा बताइए किस तरीके से हुई है? कहते जो फलाना राजनेता मरा है ना उसको मैंने ही मारा, और ये मेरी गन है, ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, मुझे इसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम करना है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे प्रोफेशन के अंदर मेरी हेल्प की है। सेक्शन 32 के अंदर इसको डेप्रीसिएशन क्लेम करने का अधिकार है, यानी कि 7 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 7 करोड़ रुपए में जो इसकी प्लांट एंड मशीनरी थी उस पर जो डेप्रीसिएशन लगा है वो माइनस करके इसकी इनकम आएगी, उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। और उसके बाद में इसकी इस इनकम को कोई ब्लैक मनी नहीं कह सकता। 7 करोड़ जी, 7 करोड़ के बाद जो डेप्रीसिएशन हमने माइनस किया है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कह रही सीए छोड़ दे उसको, कह रही सीए छोड़ दे, बताओ। इलीगल हो सकता है, मैंने कहा देयर इज a huge difference between illegal and black money. I'm not talking about what is legal, what is lawful. For that purpose you have your law faculty, but I am here to teach you tax laws. So as per rules of taxation, if there is some illegal income, that doesn't mean it is black money. Black money is the money on which tax is not paid by the person who is earning the money. Is it clear to all of you? ब्लैक मनी का हिसाब कैसे लगाते हैं? उसके लिए मिलिए आप, फीस के साथ में आपसे मिलेंगे। छोड़ो, खत्म करो इस बात को। हम ना आते हैं अपने वापस अपने सेक्शन पे, सेक्शन 50C पे। तो ना मेरे पास मान्य आती है, कहती है भैया मैं आपको 2 करोड़ रुपए ऑन एग्रीमेंट दूंगी और 1 करोड़ रुपए मेरे पास ब्लैक मनी है, वो आप ले लो, पूरा 3 करोड़ ले लो। और क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको ब्लैक को व्हाइट करना तो आता ही होगा। मैंने कहा हाँ आता है। कहते बस, तो फिर काम चल गया। अब इसमें है ना इनका क्या फायदा है? इसमें इनका ये फायदा है, मान्या का ये फायदा है कि इनके हाथ से अब कोई चोर चुरा नहीं सकता 1 करोड़ रुपए, इनके सिर से वो जा चुका है। अब कोई डिपार्टमेंट इनके ऊपर रेड नहीं मार सकता कि ये पैसा कहां से आया, क्योंकि वो पैसा उनके पास है ही नहीं, वो पैसा मेरे पास शिफ्ट हो गया। और मेरा क्या फायदा है? मेरा फायदा ये है कि सेल्स कंसीडरेशन जहां पे 3 करोड़ लिखना था ना, वहां 2 करोड़ लिख रहा हूं। सबसे ऊपर से शुरुआत होगी 2 करोड़ से, माइनस होंगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट, तो नीचे करते करते वैल्यू कम आएगी और कम टैक्स पे करना, तो दोनों का फायदा हो गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना ये बात पता लग गई, कहते अच्छा ये ऐसा खेल खेल रहे हैं।
तो उन्होंने ना कुछ नहीं बोला, कहते तुम्हारी चीज तुम जिस मर्जी दाम पे बेचो, अपनी बहन को बेचो, बेटी को बेचो, बेटे को बेचो, किसी को भी बेचो, किसी भी रिश्तेदार को बेचो, तुम्हारा है। लेकिन सर जो हमने इसकी वैल्यू लगा रखी है ना, उससे कम दाम हम नहीं मानेंगे। बात खत्म हो गई। इसका मतलब अगर मुझे टैक्स देना पड़ेगा कितने पे, 3 करोड़ पे, यानी कि 3 करोड़ अगर मेरी सेल्स कंसीडरेशन मानी जाएगी, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मान्या मुझसे खरीदने आएगी तो उसको कहूंगा कि हाँ बहन कोई बात नहीं, 1 करोड़ तुम मेरे को कैश में दे दो और 2 करोड़ मैं कहता हूँ जी नहीं, अब तो नियम कानून ये है, सेक्शन 50C मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। सो सेक्शन 50C क्या कहता है बच्चों? कहता है सर अगर आपने ज्यादा दामों पे बेच दिया तो सेक्शन 50C पिक्चर में ही नहीं है। क्यों? बात ही खत्म हो गई, आपने तो खुद ही डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है बेचने का कम दामों पे, तो आप दाम कम कर सकते हैं, हम सेल्स कंसीडरेशन कम से कम SDV ही लेंगे। नंबर 1 पॉइंट दिमाग में बैठ गया, ये जो बताया अभी मैंने। नंबर 2, मैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन क्यों कर रहा था कि सर 90 लाख का 10% 9 लाख होता है और 9 लाख से कम या ज्यादा होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। और दूसरा नंबर पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है, सुनिए, आप अगर हेरा फेरी कर रहे हैं तो ये हेरा फेरी 10% के आसपास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर 90 लाख की SDV है और आप इसको 85 लाख पे बेच रहे हैं तो हम आपका 85 ले लेंगे, सेल्स कंसीडरेशन 85 ले लेंगे। लेकिन ये अमाउंट सेल्स कंसीडरेशन के 10% से ज्यादा नहीं कम होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा 90 लाख का 10% कितना बनता है? 9 लाख। 9 लाख अगर 90 लाख में से माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है? 81। और मैंने यहाँ पे सेल्स कंसीडरेशन कितनी लिखी हुई है, कितने में बेचा है? 78। तो सेक्शन 50C प्रिवेल कर गया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि हेरा फेरी, हमने कहा आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप 10% तक की हेरा फेरी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी 90 लेंगे इस सिचुएशन। तो हमने सेल्स बेटा 10% एक रूल है। वो 10% मैंने ये कहा था कि 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 लाख। और अगर मैं 81 पे इसको बेच देता या 82 पे बेच देता ना, तो ये 81 और 82 लिखा जाता सेल्स कंसीडरेशन में। 81 तक लिख सकते हैं, 81 से नीचे गया ना तो बात ही खत्म, फिर तो 90 लिखिए। हाँ चेक करना पड़ेगा दीदी। हाँ क्या? 80 लाख से तब भी 90 लाख। हाँ 80 लाख जो अगर लिखा हुआ था यहाँ पे तो 10% से कम हो जाता, 10% से ज्यादा की हेरा फेरी हो जाती है। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इस चीज को ना हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब पढ़ा रहा हूं मैं। पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर, सेल्स कंसीडरेशन कितना करके छोड़ दिया? 90 लाख। रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर कुछ थे नहीं तो निल। नेट कंसीडरेशन 90 लाख। और इसने कितने का परचेज किया था जी? हाँ जरा देखना, 92 में किया था ना, और फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 12 लाख था नीचे दिया हुआ, तो 12 लाख को ही ले लेंगे हम क्योंकि हायर है वो। तो हमने क्या किया सर, 12 लाख को ले लिया यहाँ पे। और CII जिस साल ट्रांसफर किया है, किस साल ट्रांसफर किया? 14-15 में, 18-19 में, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 18-19 का ले लेते हैं CII ऊपर। 18-19 का CII बता दीजिए कितना? 280। और ये बताइए कितना आ गया? 33,60,000। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हम इग्नोर करेंगे ना। क्यों करेंगे इग्नोर? क्योंकि सर 2001-2 से पहले की है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। व्हाटएवर। याद रखिएगा मेरा सेक्शन 50C अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ,
ये मैंने जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट बताया था इसके अंदर, 2 पॉइंट बताए मैंने इसके अंदर कि नंबर 1 तो ये एसडीवी से कम नहीं होना चाहिए, और नंबर 2 मैंने साथ में ये बता दिया कि 10% तक की हेरा फेरी अलाउड। डन, कोई शक? चलें आगे। मेरा सेक्शन 50C अभी पूरा नहीं होता क्योंकि मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे। आगे कोर्ट केस में, ये जो केस है ये कोर्ट में जाएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर कुछ वैल्यू लगाएगा, और तब क्या होगा वो उसको पढ़ने के बाद हमारा पूरा सेक्शन पूरा होगा। तो अभी के लिए सिर्फ मैं एक डायग्राम में बना रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेक्शन 50C अप्लाई होगा। तो सेक्शन 50C अप्लाई होगा, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में सेक्शन 50C के अंदर होता क्या है। जी पूरा पढ़ेंगे हम आगे, फाइनल्स में नहीं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तब ये भी रिवाइज करवा दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, नोट करना है मैडम, ये मैंने सेल्फ प्रैक्टिस थोड़ी की है। ये लीजिए आप इसको, क्वेश्चन से नहीं, पहले यहाँ से लिखिए। ये जो आपने लिखा था ना, ये लिख लिया था आप लोगों ने? ओके, जिस बच्चे ने ना लिखा हो, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा हो, उसको पॉज करके देख लेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसके नीचे आप लोग नोट में लिख देंगे प्रोविजन क्या कहता है। इफ द वैल्यू ऑफ सेल्स कंसीडरेशन इज लेस देन STV, then the by more than 10%, वो हम सेकंड पॉइंट में कवर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने देखिए और बढ़िया बात कर दी कि एक ही पॉइंट में लिख देते। तो 2 पॉइंट में लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे, चलो सुन लो मेरी बात। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50C, या फिर इन दिस क्वेश्चन, सेल्स कंसीडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज STV on the date of transfer as the actual sales consideration is less than stamp duty valuation। ठीक है जी। नंबर 2 कि the difference between stamp duty valuation and actual sales price is more than 10%. So sales consideration shall be treated as SDV on the date of transfer। ठीक है जी। अब हम इस डायग्राम का पीछा यहीं छोड़ रहे हैं। ये जो डायग्राम चल रहा था ना हमारा, इसमें याद रखना, इस पेज को हाथ मत लगाना, यहाँ पे कुछ है जो मुझे लिखवाना है। ठीक है, ठीक है जी, हाँ आगे है जो मुझे लिखवाना है। इसके अंदर और कलाकारी मत करना। अगर आपका ये पेज भर चुका है तो आप इसको एक पेज को छोड़ देंगे। ठीक है, आइए अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जहां पे मैं आपका आंसर अभी तक खत्म कर रहा था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसमें 2 लाइनें मैं और बढ़ाने वाला हूं बस, और फिर हमारा पूरा फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। जरा मेरे को ना थोड़ा थोड़ा जवाब देना। कॉमन सेंस की बातें पूछूंगा तुमसे। मान लो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तुम्हें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितने का हुआ है तुम्हारे को? मान लो तुम्हारे को 20 लाख का हुआ है। अब क्या करोगे इस 20 लाख का? तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो तुमने कभी खरीदी थी, ठीक है, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो तुमने कभी खरीदी थी, और उस प्रॉपर्टी को तुमने बेच दिया, और खरीद फरोख्त के बीच में तुम्हारे को 20 लाख रुपए का फायदा हुआ जो कि कैपिटल गेन है। अब इस 20 लाख को क्या करोगे? टैक्स दोगे, वो तो बात एक अलग है, वो तो बात ही खत्म हो गई।
लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस 20 लाख रुपए को लेकर के तुम्हारे मन में क्या आता है, क्या करने वाले हो? इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हो? शेयर मार्केट में करेंगे। बच्ची कहती है शेयर मार्केट में कर देंगे सर, बच्ची कहती है कोई गोल्ड में कर देंगे सर, हम ना हाँ नया घर ले लेंगे। यही अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि बेटा सोचो अगर 20 लाख रुपए मेरे हाथ में है भी तो रोड पे लेकर के बैठूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा ना। ये तो सोचा ही नहीं था सर कि हमारे पास दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ जी, हमारे पास एक ही घर था, हमारे पास एक ही घर था। चलो मैंने चीटिंग की तुम्हारे साथ में, पहले नहीं बताया, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ गई, आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब सुनो जी, मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास में सेक्शन 54 क्या कहता है, पहले सुनिएगा, लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। सेक्शन 54 क्या कहता है? कहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एम आई सेइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन गोल्ड बार? Am I saying any depreciable asset? मैं तो क्या बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तभी सेक्शन 54 प्रिवेल करेगा, याद रखना। अच्छा, आपको जो ये कैपिटल गेन है इसको इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही, तो जितना भी अमाउंट होगा ना, जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा, रूल कहते हैं कि वो ना एग्जम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, केस 1, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 20 लाख का, आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, कितने के लिए? मान लीजिए 15 लाख, तो एग्जम्पशन कितने की है सर? 15 लाख की, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 5 लाख। बात समझ में आती है? हाँ सर, हम इतने छोटे बच्चे थोड़ी। 5 लाख टैक्सेबल। अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 20 लाख रुपए की, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना है? और अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली नई 70 लाख की, तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना है ये बताना? 20। तो देयरफॉर टैक्सेबल कितना है? नालायको निल। आपने परचेज किया है हाउस प्रॉपर्टी को 70 लाख को, परचेज के ऊपर इनकम थोड़ी हुई है, वो तो आपका एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस टैक्स दोगे क्या जो 50 लाख कह रहे हो? दे दी, मैंने आपसे लोन की बात की, मैंने आपको सेक्शन 54 पढ़ाना, उसके अंदर लोन से कोई लेना देना नहीं। आप 54 से सरोकार रखिए, अपनी तरफ से रूल्स मत बनाइए। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली कि सर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन सेल ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देन अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द अमाउंट इज टोटली एग्जम्प्ट। बात ही खत्म। तो इसमें बहसबाजी, लोन, इंटरेस्ट, ये वो कहां से आ गए? एक सिंपल सी लाइन है मेरी, बात समझ में आई जी? क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना? हम ना खुद ही फंस जाते हैं अपने बनाए हुए जाल के अंदर। अभी पता है क्या होता है, ऐसे ही चीजें होती हैं कि ना जो टीचर को चाबी लगा देती हैं। कैसे? जैसे मान लो इन्होंने एक पॉइंट पूछा, अब उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन होगा और वो मेरे दिमाग में है, मैं इसको वो बताने लग जाऊंगा तो मेन प्रोविजन छुप जाता है कहीं ना कहीं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना मैं सुना रहा हूं उतना सुनो। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? यहां तक की बात क्लियर है सर? अच्छा, तो यहां पे एग्जम्पशन तीसरे केस में कितनी मिलेगी सर? 20 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। सो एग्जम्पशन कांट बी मोर देन, व्हाट इज एग्जम्पशन? एग्जम्पशन इज द अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है ना? तो मैक्सिमम अमाउंट कितना एग्जम्प्ट हो सकता है सर? 100%। अब कोई बच्चा मेरे पास आता है,
सर मैं ना आपकी फीस नहीं दे सकता लेकिन पढ़ने का इच्छुक हूँ। पढ़ ले बेटा, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद कहता है सर यहाँ पे आने में ना बड़ी दिक्कत होती है, मेट्रो का किराया भी दे दो मेरे को। गलत है ना बेटा, मैं अपना कट छोड़ सकता हूँ, तेरे को गोद थोड़ी ना ले लिया। बात समझ में आई? किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, डिस्काउंट मांगते हो, कितना मांगते हो? मैक्सिमम 100%, बात ही खत्म। 110% कैसे हो सकता है? कि उसको ये बोलो सामान तो ले लिया हमने फ्री में, जरा ऑटो का किराया भी देना भैया, घर भी तो जाना है, रास्ते में कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, वो नहीं देगा। तो मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम्प्ट कितना हो सकता है बच्चा? विच इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्जम्पशन डिडक्शन कांट बी मोर देन एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल। ठीक है, ओके। हाँ सर ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा अब आओ बनाते हैं, और मैं बनाऊंगा, आप केवल सुनेंगे, केवल सुनेंगे, क्योंकि जहां आपने बनाना शुरू किया ना इसको, वहां पे आपकी कॉपी का ये पेज आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको है ना लैंडस्केप में बनाना है। तो अभी आप केवल सुनेंगे। अच्छा तो मेरा सेक्शन 54 क्या कहता है? और एक बात और सुन लो सारे के सारे, सेक्शन 54 पढ़ो मेरे साथ, सेक्शन 54 को समझो मेरे साथ, और उसके जैसे 6 और फ्री ले जाओ। सर इसके ही जैसे और भी हैं? हाँ सेम इसी के जैसे। एक समझा तो बाकी सारे तुम्हारी जेब में। अब बताओ इसके ऊपर टाइम देना सही है या गलत? तो बिल्कुल शांति से समझेंगे हम लोग। 6 सेक्शंस इसके जैसे और जो सेम ही तरीके से प्रैक्टिकली किए जाएंगे। डन? आओ सर, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी and you have transferred and you have invested the amount into new residential house property. ये यहां पे मैंने क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा सर कर देंगे, लेकिन हम कितने टाइम पे कर सकते हैं? अब देखो सोचो कि हम नई हाउस प्रॉपर्टी में कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं? सर या तो हम परचेज करते हैं या तो हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। सो मे बी इट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं क्योंकि इसी के दायरे में लिखना है मुझे, और मे बी इट इज द केस ऑफ परचेज। ठीक है जी, if you are investing your amount into new residential house property which is constructed by you, then the construction should be completed within 3 years from the date of long term capital gain. What does it mean sir? ये क्या बोल रहे हो? कहना ये चाहता हूं कि यदि आपने ये मन बनाया है कि आप इस प्रॉपर्टी से, इस पैसे से कंस्ट्रक्शन करवाएंगे प्रॉपर्टी का, तो ये कंस्ट्रक्शन 3 साल से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना अगर चौथा साल लग गया तो अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में था। कोई शक? इफ इट इज द केस ऑफ परचेज देन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी परचेज 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर। नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं, और 2 year आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये 2 year आफ्टर तो समझ में आ रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हमें इस पैसे को खर्च करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे। ये कैसे हो सकता है कि 1 साल पहले ही खर्च कर दिया हो सकता है। देखो 2 ऑप्शन होते हैं ना अपने पास में, ध्यान से सुनना। हमने पुराना मकान बेचा, बेच करके पैसा लेकर के रोड पे आए, रोड पे 2 साल रहे, और फिर रोड पे से उठ करके नई प्रॉपर्टी में गए 2 साल के अंदर। या फिर एक ऐसी काम कर सकता हूं कि मुझे एसी से बहुत प्यार है, मैं रोड पे आना ही नहीं चाहता, तो मैंने क्या किया जी, पहले नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली और उसके बाद में जो है
अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उसको सेल किया, लेकिन ये जो आपकी नई प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की है ना, ये 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? आओ इस चीज को समझाता हूं। आज डेट क्या है? 1 सितंबर। मान लो हमने एक प्रॉपर्टी सेल की है आज 1 सितंबर 2022 है। हमने है ना एक प्रॉपर्टी आज सेल की है, और हमने है ना 1 साल पहले के अंदर अंदर, ये 1 साल पहले कौन सी डेट आती है जरा बताना सर? 31 अगस्त 2021, जो कि एक गलत डेट है। 2 सितंबर 2022 आती है। मजा आया? 1 साल पुरानी डेट आज से पहले 21, सॉरी, आज से 1 साल पुरानी डेट क्या थी? 2 सितंबर 2021 थी। अच्छा चलो चलो चलो, यकीन नहीं आता ना तो देखो दिखा देता हूं। 1/4 से लेकर के 31 मार्च तक बनता है, तो ये 31 मार्च है और ये 1/4 है, बाद वाली डेट है इसकी। तो यहां पे क्या होनी चाहिए? यही गलतियां करते हो तुम पेपर में, कि तुम ये सोच लेते हो 31 अगस्त। 31 अगस्त नहीं बाबू, 2 सितंबर। साल कैसे देखा जाएगा? 1 साल पुरानी डेट क्या थी? 2 सितंबर से 1 सितंबर, आज 1 सितंबर है। बात समझ में आई? अच्छा जी, ये तो हो गई बात कि हमारे पास में 2 सितंबर को जो हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक परचेज कर ली थी, कितने की? 10 लाख रुपए की। आज हमने सेल किया तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है सर? 15 लाख हुआ है लेट से। तो अमाउंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। ना, ये हाउस प्रॉपर्टी ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है। मतलब न्यू को मैं बाद में नहीं परचेज कर रहा, पहले ही परचेज कर चुका हूं। कैपिटल गेन के पैसे से ही हो रहा है ना। हम मान लेंगे कि आपने अपनी जेब से 10 लाख रुपए खर्चे थे और आज कैपिटल गेन हुआ है, तो ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब इससे एक मैनिपुलेशन समझ में आई? पापा को जाकर के आज कहेंगे, पापा जिस साल मकान आपने नया बदलना हो ना, तो ये जब आप नया खरीद लो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही पुराना वाला बेच देना, वरना अगर आपने पुराना वाला रख लिया ना और उस पर कैपिटल गेन हो गया और 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड बीत गया नया वाला खरीदे हुए, तो पापा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। पापा तुम्हें कहेंगे अरे छोड़ो तुम बच्चे हो। अच्छा, जरा पापा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो, फिर अपने आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हैं और बात सेम निकलती है। तो वो माँ बाप जो तुम्हें झंडू समझते थे अब तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगेंगे, यकीन मानना। अमिताभ बच्चन जी एक बात बोलते हैं, शिक्षा ही आपको आपका अधिकार दिलाती है, सच्चाई है। अच्छा, ये 1 ईयर बिफोर की बात समझ में आई कि हमने अगर 1 साल पहले भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है तो उसका अमाउंट भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 2 साल बाद वो तो हो ही सकता है। सर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? नहीं, तुम 15 लाख का कैपिटल गेन तुम्हें हुआ है, तुम कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज तुम परचेज करो, सेक्शन 54 मना ही नहीं करता। एक कंस्ट्रक्शन करवा लो, एक परचेज करवा लो, लेकिन इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदोगे कहां से इतनी सस्ती? नहीं सर, हम ना कहीं अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में कहीं ना कहीं जाकर के ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक से ज्यादा भी कर सकते। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? इफ यू आर अर्निंग long term capital gain on sale of a residential house property and you have invested that amount into new residential house property within 1 year, within 2 year if it is the case of purchase, or 1 year if it is the 1 year before if it is the case of purchase, 1 year before or 2 year after if it is the case of purchase,
and if it is the case of construction, then construction should be completed within 3 years. सपनों का महल 3 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। चलें आगे, आगे देखते हैं जी। अब ना एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जैसे ही ये सेक्शन के अंदर यहां तक प्रोविजन पहुंचा ना, ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई अभी तक, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई? आप एक बात कहते हो ना कि हम जो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, यानी कि मान लो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है किसमें, अपना मान लो 22-23 में, तो ये असेसमेंट ईयर 23-24 में टैक्स पे करेगा, है ना। यानी कि इसके घर इनकम टैक्स अथॉरिटी टैक्स मांगने आ सकती है। कब? मान लो इसके नॉन ऑडिट पर्सन है ये, तो 31 जुलाई 2023 को आ सकती है, यानी कि 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक इसने जितना भी कमाया ना, उसके ऊपर इसको टैक्स 31 जुलाई 2023 तक पे करना पड़ सकता है। ये जनरल रूल है। सर अभी तो आप ठेका ले रहे थे 2 साल का और 3 साल का, 3 साल और 2 साल का, अब आप हमें अगले ही साल पकड़वा रहे हो टैक्स अथॉरिटी से। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। पहले कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आई कि 54 क्या कहता है? कहता है यू कैन इन्वेस्ट द अमाउंट, यू कैन वेट फॉर 2 ईयर और 3 ईयर्स। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? कहता हम तो आपसे अगले साल ही टैक्स ले लेंगे। तो ये तो काम खराब है ना। या तो 54 झूठा है या फिर अपना ये नॉर्मल जनरल रूल झूठा है। ये बात समझ में आई? तो ना इस चीज से बचने के लिए ना एक इंतजाम किया गया सेक्शन 54 के अंदर। कहते हैं सुनो जी, ना ही जनरल रूल झूठ बोल रहा है और ना ही हम झूठ बोलेंगे। पिक्चर में आया एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, 1988 ये नाम है इसका, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। कहता है अगर आपको 2 साल या 3 साल तक वेट करना है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो पैसा आपके हाथ में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप इसे डिपॉजिट कर दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में, नाम है ये अकाउंट का। अच्छा जी, और आपको केवल डिपॉजिट ही नहीं करवाना, निकाल करके इन्वेस्ट भी करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि फॉर द टाइम बिंग आपको एक सिक्योरिटी मिल गई कि अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। सोचो एक व्यक्ति जिसने इनकम अर्न की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है और सोच करके बैठा हुआ घर में 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर इन्वेस्ट करना है मुझे, नई प्रॉपर्टी तो अभी 2 साल के अंदर परचेज करनी है, अभी रेंटेड पे रह लेता हूं, अगले साल की 31 जुलाई या 30 सितंबर या फिर जो भी ड्यू डेट होगी, जैसे कोरोना के अंदर 31 दिसंबर तक भी पहुंच गई थी, अगले साल की जो भी ड्यू डेट होगी ना रिटर्न फाइल करने की, वो आदमी फंस चुका है, टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको ये 2 साल का बेनिफिट लेना था तो कहां पैसा डिपॉजिट करना चाहिए था, यानी कि आपके हाथ में पैसा दिखाई देगा तो हम टैक्सेबल कर देंगे। पैसा आपको कहां डिपॉजिट करना है जी? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। और ना केवल डिपॉजिट करना है, वहां से निकाल करके इन्वेस्ट भी करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे विद इन द टाइम पीरियड विच इज अलॉटेड टू यू, दैट इज 2 year maximum in the case of purchase, and in case of construction it is 3 years. That's the beauty of tax. बात समझ में आई? तो मैं यहां पे एक बात लिख दूं, अगर आप परमिशन दे तो, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी invested or deposited into capital gain account scheme 1988 before the due date of
फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जी जनाब पूछिए। सर मतलब उसको 2 साल का वेट करना पड़ेगा जब उसने सेव कर नहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर वो वेट करना चाहता है। मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपने ये सोचा कि मकान तो बनता है एक ही बार, अब मैं इसको कंस्ट्रक्शन करवानी चाहती हूँ या फिर अभी मैं परचेज करने के लिए जगहें ढूंढ रही हूँ और उसमें आपको टाइम पीरियड लग रहा है और टाइम लग रहा है और आपकी ड्यू डेट बीच में आ जाती है, तो अगर आपके पास में पैसा दिखाई दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ड्यू डेट के बाद भी मकान सर्च करते रहना है परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, देन यू हैव टू डिपॉजिट योर अमाउंट इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपके अपने हाथ में नहीं दिखाई देना चाहिए, आपके अपने हाथ पे दिखाई दिया वो छीन लेंगे पैसा आपसे टैक्स के वे में, आप इसको डिपॉजिट करवाएंगे। सर ये तो समझ आ गया। हाँ। मैं इसलिए आफ्टर में कंफ्यूजन कर रहा आफ्टर में उस साल में उसको ढूंढना भी और अपना नया खरीदना भी, यही मतलब रहना चाहिए। हाँ मतलब बिटवीन 2 इयर्स होना चाहिए ना, आफ्टर नहीं ना। क्या आफ्टर नहीं, मतलब मैंने ये बोला था अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड। देखो वो तुम ना गलत ले गई, इंटरप्रेट गलत कर गई तुम। मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे लिखा क्या था। मैंने ये लिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड बी इन्वेस्टेड इनटू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी within 3 year if it is the case of construction or 1 year before if it is the case of purchase or 2 year after the date of long term capital gain, after the long term capital gain। बात समझ में आई? डिपॉजिट के बाद नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टाइम पे आपको क्या मिले। देखो नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट पहले, ये तो मैंने अभी लिखा है ना, जो ये वाला पॉइंट लिखा है तो अभी लिखा है। दीदी नहीं, ये सबसे गलत काम कर रही हो तुम। यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है, ये मैंने फुटबॉल नहीं खेलना है, यहाँ पे बनाना है। और देखो तुम्हारा डायग्राम कहाँ पहुंच चुका है, लैंडस्केप। हाँ दोनों पेज का इस्तेमाल कर लीजिए, घर से चार्ट पेपर ले आइए। हम यहाँ पे प्रतियोगिता में बैठे हैं ना कि पहले कौन डायग्राम बनाएगा, कंपटीशन चल रहा है ना हम दोनों के बीच में। हम यहाँ पढ़ने थोड़ी आए हैं, मुझे लग रहा था मैं पढ़ाने आया हूँ, आप पढ़ने आए हैं, लेकिन हम तो कंपटीशन कर रहे हैं। दुष्ट। इधर सुनो, ये बात समझ में आई तुम्हारे को? कोई पॉइंट छूट, कितने आराम से बता रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देख करके। तो ध्यान से सुनो, ऐसे 6 मुफ्त मिलेंगे तुम्हें। यानी कि पता है क्या होगा, अगली बार जब मैं बना रहा हूँ ना तो तुम कहोगे हाँ सर इसके आगे तो ये होगा, हाँ सर इसके आगे तो ये होगा। जैसे एक मूवी को तुम 2-3 बार देख चुके हो तो उसके बाद में डायलॉग भी बताने लग जाते हो, है ना? सर हम ऐसा करते ही नहीं, हम एक मूवी को एक ही बार देखते हैं। अच्छा छोड़ो, तो मैं यहाँ पे एक चीज और, ये जो मैंने बात लिखी है तुम्हें समझ में आई कि या तो उसको खर्च कर देना है इस प्रॉपर्टी पे या फिर डिपॉजिट कर देना है। और ये करना कब है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में, उससे पहले पहले। यानी कि जैसे ही ड्यू डेट आने वाली हो उससे पहले पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो पैसा, वरना अगर ड्यू डेट आ गई तो वो सुनेंगे नहीं तुम्हारी, या उसके बाद नहीं सुनेंगे तुम्हारी, फिर तुम्हारे पे टैक्स लग जाएगा। तो डिपॉजिट करना है, न केवल डिपॉजिट करना है, अमाउंट सो डिपॉजिटेड should invest into new residential house property within time period provided otherwise it will be taxable when time period get lapse। मतलब समझ में आया कि सर आपने पैसा डिपॉजिट करके भूल गए, 5 साल हो चुके हैं,
निकाल करके खर्च ही नहीं कर रहे, या फिर खर्च किया और पूरा का पूरा खर्च नहीं किया, अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, और टाइम पीरियड आपने ले रखा था, मेंशन कर रखा था हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर खर्च कर दो न्यू प्रॉपर्टी पे। अगर ये 2 साल बाद तक टिक गया तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ पैसा टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच टाइम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट गेट लैप्स, विच इज 2 ईयर in case of purchase and 3 year in case of construction। ठीक है जी, ओके, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं। अब और एक पॉइंट, क्या है वो पॉइंट, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब लोग क्या करने लगे, सॉरी, अब लोग क्या करने लगे, इसी का बिजनेस बना लिया। एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसको नया पैसे को नई प्रॉपर्टी में परचेज करते हैं, टैक्स बचा लेते हैं, 2 महीने बाद फिर उसको बेच देते हैं, टैक्स बचाते रहते हैं, माल कमाते रहते हैं, बिजनेस ही बना लिया। तो हमने ना एक बात बोली कि न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कांट बी सेल बिफोर 3 years from the date of purchase। ठीक है जी, ओके, ये एक रूल है। लेकिन हम बेचना नहीं चाहते थे। अब किसी व्यक्ति के साथ ना ऐसा हुआ, वो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन बेचारे ने जहां पे हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, उसके साथ एक हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया, वो मेट्रो के पिलर के बीच में आ गई, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। वो बेचना नहीं चाहता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती हथिया लिया, और हम इसको कैपिटल गेन के अंदर ट्रांसफर मानते हैं, कैपिटल गेन लगाते हैं। तो कहता है मैं तो नहीं बेचना चाह रहा था। तो यहां पे पहले पूरा लिख लूं, अदरवाइज अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर become taxable। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपने 3 साल से पहले इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो जो बेचा ना अगर आपने इसको, तो हम जो अमाउंट पहले आपको एग्जम्प्ट किया था ना, उसको टैक्सेबल कर देंगे। 3 साल से पहले बेचना नहीं। लेकिन ये बेचना नहीं चाहता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्ती कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, तो इस रूल की एक्सेप्शन है। कहता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपसे जबरदस्ती छीन लिया है तो आपकी एग्जम्पशन बनी रहेगी, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं थी। तो मैं यहां लिखता हूं एक्सेप्शन टू अबव रूल। कौन सा वाला अबव, ये वाला, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। ठीक है ना, तो आपकी एग्जम्पशन बनी रहेगी। ये है पूरा का पूरा सेक्शन 54, और इसके हम करेंगे प्रैक्टिकल अलग अलग पार्ट्स में कि क्या क्या चीज हो सकती है अगर हम रूल्स का वायलेशन कर दें, तो किस किस तरीके से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी इसको फटाफट से बनाइए और इसको लैंडस्केप में बनाइए। जी जनाब। मान लो कि अगर हमने वहाँ पे स्कीम में डिपॉजिट कराया, हमारे पैसे सारे नहीं बचे, घर से बच गए, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बच गया होगा। और अगर हमारे ज्यादा लग गए तो क्या गवर्नमेंट देगी? नहीं, गवर्नमेंट नहीं देगी। अमाउंट एग्जम्प्ट उतना ही हो सकता है जितना की इसका डिपॉजिट डिपॉजिट था। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट क्यों देगी, मकान आपका बन रहा है, गवर्नमेंट देगी। नहीं, जो बच रहा था तो टैक्स भी हाँ, बच रहा था तो टैक्सेबल करेगी, क्योंकि टैक्स लगाना उनका धर्म है। ये नीति विरुद्ध और धर्म विरुद्ध है कि आप उनसे पैसा मांगो। सेक्शन 54 का नेम क्या है? सेक्शन 54 का नेम लिखो जी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54।
एग्जम्पशन हाँ हाँ, अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो, कीड़े मारने हैं तो। नहीं सर, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी सर, क्वेश्चन है इसके ऊपर, प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹7 lakh एज ऑन 1st April 2003 एंड इनकर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 50,000। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 7,50,000। डॉक्यूमेंटेशन उसने उठाए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गई उसकी। On 1st July 2005, he received certificate of completion of construction having cost 2 lakh, यानी कि उसने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया कितने के लिए, इंप्रूव करवाया 2 लाख रुपए के लिए। एंड फाइनली he sold it on 5/5/2017 for ₹78 lakhs. SDV on the same date was 98 lakhs. सेल्स कंसीडरेशन एंड तो सेल्स कंसीडरेशन हमारे पास में 98 लाख होगी, लेकिन ये चेक करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि 98 लाख का 10% कितना बनता है। सर वो बनता है 9,80,000, और 9,80,000 अगर 98,000 में से माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 88,20,000। और अगर 88,20,000 से भी नीचे पे इसको बेचा गया है तो हम एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है उसको हम क्या नाम है सेल्स कंसीडरेशन कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी ताजा सीखा था। आगे लिखा गया है, अब होता है हमारा सेक्शन 54 स्टार्ट। मिस्टर एक्स परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹20 lakhs। ओके, आफ्टर अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही फर्दर परचेज ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 7th May 2017, यानी कि अप्रॉक्स 2 दिन बाद ही। डरा हुआ इंसान था ये, कहता कहीं अमाउंट टैक्सेबल ना हो जाए, जा करके फटाफट से हाउस प्रॉपर्टी खरीद लाया 2 दिन के अंदर ही। चलो ठीक है, आगे क्या किया, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया था उसको उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया। एंड ही डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट इनटू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। लेकिन आगे लिखा हुआ है टू विच he utilized up to 80% only till the time limit of investment get lapse, यानी कि remaining 20,000 which is not utilized shall be taxable in the year in which time limit of investment get lapse. Is it clear to you? हाँ जी। सर इसलिए जब परचेज कर लिया था फिर क्यों उसने बाकी के पैसे कैपिटल, क्योंकि हो सकता था वो दूसरी प्रॉपर्टी भी परचेज कर लेता, मना थोड़ी था। फिर तो 3 साल देखना। हाँ तो वेट करने के लिए आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना आपको कि जब तक टाइम लिमिट तक लैप्स नहीं हो जाता तब तक उसने 80% ही यूटिलाइज किया। आगे के सालों में जाकर के 20% जो उसने यूटिलाइज नहीं किया था वो टैक्सेबल हो जाए। चलें लिखें अपना आंसर। तो इस पेज को छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर बी पार्ट भी लिखवाना है आपको। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, जो बच्चा बाद में वीडियो देख रहा हो वो क्या कर ले, इसको पॉज करके देख सकता है। अच्छा जी, आइए आंसर लिखते हैं। आओ लिखें आंसर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर। जी जनाब बताइएगा कब बेचा था उन्होंने? अभी तो चल रहा है साल 2022-23, 18-19 है असेसमेंट ईयर। चेक करके सही बताना। 17-18 में बेचा है उन्होंने, ठीक है 18-19। चलिए सेल्स कंसीडरेशन सर हमें मालूम है कि आप 98 लाख लिखेंगे। अच्छा जी, रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर सर क्वेश्चन में है ही नहीं, नील। सेल करते समय कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन तो परचेज के टाइम पे हुआ था। तो नेट कंसीडरेशन कितना हो गया? 98 लाख।
अच्छा जी, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,50,000, ऊपर सेल वाले का CII यानी कि 17-18 का CII बता दो कितना, 272, और नीचे परचेज का ईयर कब था, 3-4 का CII बता दो। हाँ 109, और ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया वो देख लो। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालूंगा जी जनाब, 9 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अच्छा 2 लाख रुपए, और ऊपर 272, और नीचे कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, 5-6 में, 1 मई 2005, डेट नहीं थी, 1 जुलाई 2005 दिया तो हुआ है, तो झूठ क्यों बोल रहे हो, 5-6 तो है ही। ये कहाँ चला गया, 5-6, 117। अब अमाउंट बता दो वो जल्दी से, ये आ गए हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ऊपर वाला पॉइंट बताओ, अमाउंट बताओ, 18, अच्छा, और ये वाला कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 464,957। जी जनाब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, सेवन फोर सिक्स 3483, इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इसने परचेज किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ₹20 लाख का, वो अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, है ना। और बोलो, डिपॉजिट किया था पहले, तो इसका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, पहले तो इसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, हाँ पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। ये बताओ कितना बच गया, 54, 63, 483, तो अमाउंट हो जाएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल। एग्जम्पशन तो मिल गई, लेकिन दिखाने के लिए नहीं गया, ये हमारे को एग्जम्पशन मिल गई। अब इसके बाद में हम ये मान के चल रहे थे ना, डिपार्टमेंट ये मान करके चल रहा था कि ये यूटिलाइज कर लेगा, लेकिन यूटिलाइज किया नहीं, तो वो उसकी टाइम लिमिट लैप्स हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये टाइम लिमिट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 साल लैप्स होती है और परचेज 2 साल, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि परचेज का टाइम पीरियड था ये 2 साल वाला, तो यहाँ पे ना एक नोट डाल देंगे, %20 of amount deposited into capital gain account scheme 1988, which is रुपीज कितना हो जाएगा, 109,697 shall be, अरे ये 54,63,483 का 20% shall be taxable in the year in which time limit
investment, the amount in residential house property get lapse. ओके, अब सुनो कहानी, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका बी पार्ट हमने बोला, व्हाट वुड बी योर आंसर? If in above question Mr. X sold newly purchased house property purchased for $90 lakhs sold for 99 lakhs as on 31 दिसंबर 2018। हाँ जी, बी पार्ट में हमने क्या कहा? हमने कहा उसने ना डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। कितने की खरीदी? 90 लाख की, जिसको उसने 3 साल से पहले दिखाई दे रहा है ना। मैं तो पहले ही ला रही हूँ। तो मैंने क्या बोला? अगले ही साल बेच दिया इसने इसको। और हमने क्या कहा था? 3 साल के अंदर अंदर मत बेचना, वरना आपकी एग्जम्पशन छीन लेंगे। और यही वाला क्वेश्चन आता है अपने पास में। तो एग्जम्पशन दे करके छीनते कैसे? आओ दिखा दूं। पहले क्वेश्चन क्लियर है कि अगर उसने रूल्स का वायलेशन किया, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो क्या करेंगे? वो कहता क्या करोगे? हमने कहा भी बताते हैं क्या करेंगे। तो देखो, असेसमेंट ईयर 18-19 में ये एसडीवी 98 लाख ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 74, और यहां पे डिपॉजिट तो है नहीं, तो इसको तो भगा देंगे। यहां कितना आ जाएगा? 90 lakhs आ ही नहीं सकता। हाउ इज इट पॉसिबल कि अमाउंट टैक्सेबल है 74 लाख समथिंग एंड यू आर गेटिंग एग्जम्पशन 90 lakhs? ऐसा थोड़ी है। तो ये अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 74 lakhs 63,483। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना जी? नील। अच्छा, अब अगले साल टैक्सेबल हो जाएगा ही। इसने अगले साल इसको बेच दिया। पहले तो इसको यहां से भगाता हूं मैं नोट को, पुराने वाले को। ये लो, अब आएगा हमारे पास में असेसमेंट ईयर। हमने कब बेचा था इसको? 31 मार्च 2018 को। तो 1920 हो जाएगा। 1920 में क्या होगा? आओ दिखाऊं। ये हमारे पास आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कहेगा सर जी मैंने ना वो प्रॉपर्टी बेच दी। हमने कहा अच्छा कितने की बेची? सेल्स कंसीडरेशन। कहता सर मैंने ना उसको बेच दिया 98 लाख। बेचा ना 98 में? 99 में बेचा। चेक कर ले एक बारी। 99 में बेचा, ठीक है। क्या? किसका? नहीं, भरोसा नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने लिखा हुआ है तो भरोसे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन देख लिया मैंने। चलो आगे अगली बार आपकी बात मान लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो प्रेप के, छोटी बच्ची हो क्या? आजकल ये चल रहा है ना काम, पता नहीं है क्या, मुझे पता नहीं।
मूवी का डायलॉग है। हीरोपंती 2 का है। तो उसमें वो बोलता कि छोटी बच्ची हो गया। तो ये काफी ज्यादा मतलब ऐसे, चलो छोड़ो ना, क्या हम क्या बोल रहे हैं, हम तो अपना काम करें। देखो जी, रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर कुछ थे ही नहीं सर, नील। अच्छा, बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं, कहते सर ये नील लिखना जरूरी है? हाँ, ये फॉर्मेट पूरा फॉलो करना। नेट कंसीडरेशन 99 lakhs। अब सर सुनो ध्यान से कहानी, कैसे हम इसको एग्जम्पशन को छीनते हैं। ये हमसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगने आया होगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गेट रिड्यूस बाय द अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर। ऐसे हम एग्जम्पशन छीनते हैं। आओ अभी इफेक्ट दिखाता हूं तुम्हारे को। तो ये यहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगेगा मेरे से, इसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट एग्जम्प्टेड अर्लियर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था हमारे पास में? 90 lakhs। और अमाउंट एग्जाम्ड अर्लियर कितना हुआ था? 74। 20 तो आप पिछले क्वेश्चन में चले गए, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 74, 63, 483। यानी कि रिमेनिंग मनी उसने कहां से लगाया होगा? अपने जेब से लगाया होगा। तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतनी ही मानेंगे। बताओ कितनी आई? 153 517 1536 है। 1536 517। अच्छा ठीक है, 15,36,517 रुपए। अगर ये हमारी बात मान जाता तो हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेते? सर 99 लाख यहां होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन क्या लेते इससे? 90 lakhs। और साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते तो शायद ये 90 के 91 भी हो गए होते। तो यहां पे कितना आता? 9 lakhs। इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है इसको। अब कितने पे टैक्स देना पड़ रहा है जी? जरा निकालना अमाउंट। हाँ कितना कितना? 483। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि उसने बिल्डिंग को 24 महीने अपने पास नहीं रखा था। बताओ टैक्स देना किस पे बढ़िया था, 9 लाख पे या 83 लाख? छिन गई उसकी एग्जम्पशन। बात समझ में आई कि ये हुआ क्या? एग्जम्पशन छीननी कैसे है? सर जब आप उस प्रॉपर्टी को बेच दोगे ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगने आओगे, तो जो अमाउंट अर्लियर एग्जम्प्ट होगा ना वो माइनस कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, और रिमेनिंग अमाउंट तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। ये निल भी हो सकता है किसी किसी केस में। जैसे मान लो हमने एग्जम्पशन 50 लाख की ली होती और एक्विजिशन भी 50 की ही की होती, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता? 50 माइनस 50 निल, फिर टैक्सेबल हो जाता पूरा का पूरा। खैर अभी ये बात समझ में आई तुम्हारे को कि देखो इसके ऊपर टैक्स लग गया, इसके ऊपर टैक्स लग गया, इसने हमारी बात नहीं मानी। इसलिए पहले अगर ये आता हमारे पास 2 साल और 3 साल बाद तो हम इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी देते, 9 lakhs या 8 lakhs पे टैक्स लगाते। अब इसके ऊपर 83 lakhs पे लग रहा है। बात समझ में आई? ये रूल्स के वायलेशन की वजह से। नोट कर लीजिए, आंसर यहां से आपने चेक किया था। लिख रहे थे आप लोग मेरे साथ? नहीं लिख रहे थे? चलिए कोई बात नहीं, आप अब लिख लीजिए। हाँ बेटा। ये ऊपर से शुरू था।
ये लिख लिया था आप लोगों ने।